गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जो अपन ने टॉपिक पढ़े थे उन टॉपिक्स में अपन ने लिया था वास्तु दाब, और वास्तु दाब की मैंने डेफिनेशन बताई थी, और डेफिनेशन के साथ साथ मैंने अवास्तुशील विलय युक्त विलयन के वास्तु दाब के बारे में समझाया था, जिसमें ये निकला कि अवास्तुशील विलय युक्त विलयन के वास्तु दाब में जो विलयन का वास्तु दाब होता है वो शुद्ध विलायक के वास्तु दाब की तुलना कम होता है, या फिर हम कह दें शुद्ध विलायक का जो वास्तु दाब है विलयन के वास्तु दाब की तुलना क्या होता है, अधिक होता है। जिसको अपन ने कैसे सॉल्व किया था कि P0 इज ग्रेटर देन PS, ये निकला था। लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या आएगा, दूसरा द्रव द्रव विलय द्रव द्रव विलयनों का वास्तु दाब, यानी जिसमें विलय भी द्रव है, विलायक भी द्रव है और बन रहा है द्रव्य विलयन। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कल जो अपन ने लास्ट में टॉपिक पढ़ा था उसमें अपन ने देखा था कि विलय जो ठोस था वो अवास्तुशील था, लेकिन हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि विलय यहाँ पर जो द्रव है वो क्या है, वास्तुशील है। और ये तो ऑब्वियसली अपन जानते हैं कि विलायक तो क्या है, यहाँ पर भी वास्तुशील है और दोनों विलयन बना रहे हैं। तो इस स्थिति में अपन क्या कहेंगे कि जब ये भी वास्तुशील है और ये भी वास्तुशील है तो इस स्थिति में विलयन का जो वास्तु दाब होगा, या फिर हम कहते हैं विलयन का जो वास्तु दाब है वो विलय के ए जो विलय है विलय ए के वास्तु दाब और विलायक बी के वास्तु दाबों के योग के क्या होगा, बराबर। तो हम यहाँ पर ये कह देंगे PS बराबर क्या है, विलयन का वास्तु दाब, PA क्या है, विलय का वास्तु दाब बोल दो या विलय का आंशिक दाब। PB क्या है, विलायक का आंशिक दाब या विलायक का वास्तु दाब। तो देखिए अब इस स्थिति में क्या आ रहा है, PS बराबर PA प्लस PB। तो हम यहाँ पर ये कह देंगे, लास्ट में समरी में ये कह देंगे कि यदि विलय और विलायक दोनों ही वास्तुशील हो तो उस स्थिति में विलयन का जो वास्तु दाब होता है वो विलय और विलायक के वास्तु दाबों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए, अब नया जो टॉपिक ले रहे हैं वो है राउल्ट्स का नियम। राउल्ट्स का नियम क्या है, कई बार कुछ बुक्स में इसको राउले का नियम दिया हुआ है, कुछ में राउल्ट्स का नियम दिया हुआ है। तो राउले आए चाहे फिर राउल्ट्स आए, बात एक ही है। राउल्ट्स का नियम क्या है, राउल्ट्स ने क्या किया, द्विघटकीय विलयन जो होते हैं, द्विअंगी विलयन जो होते हैं उनमें वास्तु दाब और मोल अंश के मध्य संबंध को स्थापित किया, और वास्तु दाब और मोल अंश के मध्य का जो संबंध है वही क्या कहलाता है, राउल्ट्स का नियम कहलाता है। तो इस स्थिति में अपन कहेंगे राउल्ट्स के अनुसार क्या है कि किसी भी द्विअंगी विलयन का जो वास्तु दाब है, किसी भी द्विअंगी विलयन का जो वास्तु दाब है उनमें उसमें उपस्थित मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी वास्तु दाब मोल अंश के क्या होगा, समानुपाती। अब हम यहाँ पर बात करें कि विलयन में कौन कौन है, विलय और विलायक मिलकर क्या बना रहे हैं, विलयन। तो उस स्थिति में हम कह देंगे कि इस विलय का जो वास्तु दाब होगा, यहाँ पर विलय का जो वास्तु दाब होगा वो विलय के मोल अंश के क्या होगा, समानुपाती, राउल्ट्स के अनुसार। तो यहाँ पर विलायक का जो वास्तु दाब होगा वो विलायक के मोल अंश के क्या होगा, समानुपाती। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि विलय का जो वास्तु दाब है वो विलय के मोल अंश के समानुपाती है और विलायक का जो वास्तु दाब है वो विलायक के मोल अंश के समानुपाती है। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि यदि विलय को A से और विलायक को B से रिप्रेजेंट कर रहा है तो उस स्थिति में क्या आ जाएगा, PA प्रोपोर्शनल टू काई A, यानी A का जो आंशिक दाब या वास्तु दाब है वो A के मोल अंश के क्या है, समानुपाती। PB प्रोपोर्शनल टू काई B, यानी B का जो वास्तु दाब है वो B के मोल अंश के क्या है, समानुपाती। तो यहाँ पर PA बराबर क्या है, A या फिर विलय A का वाष्प दाब या आंशिक दाब
पी बी, ये क्या है, विलायक, जिसको अपन बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बी का वाष्प दाब या फिर आंशिक दाब, ये राउल्ट्स का नियम है। बच्चों अपन ने राउल्ट्स का नियम पढ़ा। अब राउल्ट्स के नियम का यदि अपन देखा जाए कि राउल्ट्स के नियम के क्या एप्लीकेशंस हैं, राउल्ट्स के नियम को लागू करें, तो सबसे पहले हम राउल्ट्स के नियम को वाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए देखते हैं कि राउल्ट्स के नियम के अनुसार वाष्पशील विलययुक्त विलयन में किस प्रकार के वेरिएशंस प्राप्त होते हैं या प्राप्त नहीं होते। तो वाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए राउल्ट्स का नियम, तो इसका मतलब समझे कि सबसे पहले अपन ने राउल्ट्स का नियम पढ़ा। अब राउल्ट्स के नियम को अपन किस में लगाएंगे, सबसे पहले वाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए और फिर लगाएंगे अवाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए राउल्ट्स का नियम। अब इसमें देखिए विलायक और विलेय मिलकर क्या बना रहे हैं, विलयन। विलायक को यहाँ पर इसने ए से ले लिया अपने, विलेय को किससे ले लिया, बी से, और क्या बन रहा है विलयन, ए प्लस बी। अब ये कह रहा है कि राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट का नियम क्या कहता है, किसी विलयन में उस अवयव का जो वाष्प दाब होता है उसके मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो किसी विलयन में उस अवयव या घटक का वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होगा, तो हम कह देंगे राउल्ट्स के नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार पी ए, यानी ए का जो वाष्प दाब है पी ए प्रोपोर्शनल टू ए के मोल अंश के समान, यानी ए का जो वाष्प दाब है ए के मोल अंश के समानुपाती है। और हम यहाँ पर ये कह देंगे बी का जो वाष्प दाब है पी बी, वो बी के मोल अंश के क्या होगा, समानुपाती। अब आगे देखिए, हम प्रोपोर्शनलिटी को खोलेंगे, प्रोपोर्शनलिटी को बराबर में लेके आएंगे, तब आ जाएगा पी ए बराबर पी नॉट ए काई ए और पी बी बराबर पी नॉट बी काई बी। प्रोपोर्शनलिटी खोल दिया। अब उसके बाद में देखते हैं हम यहाँ पर पी नॉट ए काई, पी नॉट ए बराबर क्या है, पी नॉट ए बराबर क्या है, ए कौन है, विलायक। विलायक का शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब, तो पी नॉट बी क्या आ जाएगा, विलेय का शुद्ध अवस्था का क्या आ जाएगा, वाष्प दाब। तो यहां पर समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब आगे देखिए डाल्टन का नियम देखिए। डाल्टन के नियम के अनुसार क्या है, पी कुल, यानी कुल जो दाब है वो पी ए प्लस पी बी, ए और बी के वाष्प दाबों के योग के क्या होगा, बराबर। मैंने तुमको डाल्टन का नियम पहले 11वीं क्लास में भी दिया था कि डाल्टन का नियम क्या कहता है कि अमिश्रणीय गैसों में, या फिर अपन कहते हैं कि क्रियाशील गैसों में जो कुल दाब होता है वो उस प्रत्येक गैस के आंशिक दाबों के योग के क्या होता है, बराबर। तो पी कुल बराबर पी ए प्लस पी बी। अब यहाँ पर आ जाएगा पी कुल बराबर आ जाएगा ये पी ए का मान और पी बी का मान समीकरण नंबर 1 और 2 से रख देंगे। समीकरण नंबर 1 और 2 से रखने पर पी कुल बराबर आ जाएगा पी नॉट ए काई ए, पी बी बराबर आ जाएगा पी नॉट बी काई बी। समीकरण नंबर क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, 3। आगे देखिए, अब आगे कहता है चूंकि काई ए प्लस काई बी बराबर 1, ये भी 11वीं क्लास में आया हुआ था। उसमें क्या था कि प्रत्येक अवयव का जो मोल अंश है उनका योग कर दिया जाए तो वो हमेशा कितना होता है, 1। यानी संपूर्ण मोल अंशों का कुल योग हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा काई ए प्लस काई बी बराबर 1। तो इस स्थिति में आ जाएगा काई ए यानी ए का जो मोल अंश है वो आ जाएगा 1 माइनस बी का मोल अंश। अब इसका मान समीकरण नंबर किस में रख दें, 3 में। अब यहाँ पर रख देंगे पी कुल, समीकरण नंबर 3 में चलते जाओ, समीकरण नंबर 3 से कंपेयर करते जाओ। पी कुल बराबर पी नॉट ए, सही है। फिर यहाँ पर 1 माइनस काई बी, तो काई ए की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस काई बी प्लस
पी नोट बी काई बी। आगे चलें, अब यहाँ पर देखिए पी कुल बराबर क्या आ जाएगा, पी नोट ए माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दो, पी नोट ए हो गया माइनस पी नोट ए काई बी प्लस पी नोट बी काई बी। आगे देखिए फिर यहाँ पर आ जाएगा पी कुल बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पी नोट ए यो की यो प्लस काई बी क्या आ जाएगा कॉमन, पी नोट बी माइनस पी नोट ए। आगे चलें, समीकरण नंबर कितना आ जाएगा 4। अब ये यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर 4, अब इस समीकरण नंबर 4 को अपन दूसरे रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, P कुल बराबर क्या आ जाएगा, इसको अपन पहले लिख दें और इसको अपन क्या लिख दें बाद में लिख दें। तो P कुल बराबर काई बी 1 माइनस पी नोट बी माइनस पी नोट ए, फिर इसको प्लस पी नोट ए, समीकरण नंबर क्या आ गया 4। अब आगे देखिए आगे क्या कह रहा है कि यदि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को देखते हुए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो समीकरण नंबर 1 में अपन देखते हैं y बराबर एम एक्स का ग्राफ आ रहा है, यहाँ पर भी y बराबर एम एक्स का ग्राफ आ रहा है। तो समीकरण नंबर 1 और 2 का ग्राफ हम बनाएंगे, लेकिन ग्राफ बनाने से पहले मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ, इस डेरिवेशन को वापस। देखिए यहाँ तक दोनों वाष्पशील हैं, राउल्ट का नियम, ए का वाष्प दाब ए के मोलंस के समानुपाती, बी का वाष्प दाब बी के मोलंस के समानुपाती। प्रोपोर्शनलिटी को खोलो, पी ए बराबर पी नोट ए काई ए, पी बी बराबर पी नोट बी काई बी। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, ग्राफ बनी गया y बराबर एम एक्स का आ रहा है। ये ए पी नोट ए क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, और पी नोट बी क्या है, ये शुद्ध विलेय का वाष्प दाब है। डाल्टन का नियम क्या कहता है, पी कुल बराबर पी ए प्लस पी बी, यानी कुल जो वाष्प दाब है वो ए और बी के वाष्प दाबों के योग के बराबर। पी कुल बराबर क्या जाएगा, समीकरण नंबर 1 और 2 से मान रख दो, पी नोट ए काई ए पी नोट बी काई बी। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, संपूर्ण मोल अंशों का योग कितना होता है 1, तो ए का मोल अंश क्या आ जाएगा 1 माइनस बी के मोल अंश। ए का मान किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में, तो पी कुल बराबर पी नोट ए 1 माइनस काई बी प्लस पी नोट बी काई बी। आगे देखिए इसको गुणा कर दो इससे, पी कुल बराबर पी नोट ए माइनस पी नोट ए काई बी प्लस पी नोट बी काई बी। आगे देखिए पी कुल बराबर पी नोट ए, इसको कर दोगे प्लस, तो ये पीछे वाला आगे और आगे वाला पीछे, ये माइनस में आ जाएगा, पी नोट बी काई बी प्लस माइनस पी नोट ए काई बी। आगे देखिए पी कुल बराबर पी नोट ए प्लस ये काई बी कॉमन आ गया, पी नोट बी माइनस पी नोट ए। अब समीकरण नंबर क्या प्राप्त हो गया 4। समीकरण नंबर 4 को दूसरे रूप में ऐसे लिख सकते हैं, इसको तो पहले लिख दो और इसको बाद में लिख दो। अब ये कहता है कि 1 और 2, समीकरण नंबर 1 और 2 से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाए, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि y बराबर एम एक्स का ग्राफ बनाते हुए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा। ये ग्राफ बनेगा वाष्प दाब और मोल अंश के मध्य, क्योंकि y अक्ष पे तो क्या है वाष्प दाब है और x अक्ष पे क्या है मोल अंश है। हम यहाँ पर कह देंगे काई ए बराबर 0, काई ए बराबर 1, काई बी बराबर 0, काई बी बराबर कितना है 1। अब देखिए ग्राफ बनाओ, समीकरण नंबर 1 से ग्राफ बनाओ, जहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। यहाँ पर आ जाएगा पी नॉट ए, ये 0 से 1, ये मिनिमम वैल्यू ये मैक्सिमम वैल्यू। फिर यहाँ पर काई बी 0 से स्टार्ट करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1 है, 0 से 1 पर स्टार्ट करेंगे, ग्राफ बनाएंगे इसका। जहाँ पर दोनों क्रॉस करेंगी पी नॉट और लास्ट में दोनों को मिला देंगे, तब हम क्या कहेंगे पी कुल बराबर पी ए प्लस पी बी। अब देखिए ग्राफ को वापस रिपीट कर रहा हूँ कि समीकरण नंबर 1 और 2 जिनको देखने पर हमें y बराबर एम एक्स के ग्राफ प्राप्त होते हैं। ये y अक्ष है, x अक्ष है, m क्या है ढाल है।
तो हम यहाँ पर ये कहेंगे y अक्ष पे तो क्या रहेगा वास्तुदाब, x अक्ष पे क्या रहेगा मोल अंश। तो ग्राफ में हमने देखा y पर तो वास्तुदाब है, x पर क्या है मोल अंश है। काई ए का मान कितना है 0, यहाँ पर ए के मोल अंश कितने हैं मैक्सिमम 1, यहाँ पर बी के मोल अंश यहाँ पर कितने हैं 0 और यहाँ पर कितने हैं 1। यदि ये वैल्यू यहाँ पर इसकी ए के मोल अंश 0 है तो यहाँ पर बी के मोल अंश मैक्सिमम होंगे, और यहाँ पर ए के मोल अंश मैक्सिमम है तो यहाँ पर बी के मोल अंश क्या रहेंगे 0। तो पहले ग्राफ ये बनाया, तो जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी वो पी नॉट ए आ जाएगा, यानी विलायक का शुद्ध अवस्था में जो वास्तुदाब है वो यहाँ पर प्राप्त होगा। और यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर जहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो अब हम कह देंगे विलय का शुद्ध अवस्था का वास्तुदाब पी नॉट भी प्राप्त हो गया। दोनों को मिला दीजिए तो पी कुल बराबर क्या आ जाएगा पी ए प्लस पी बी। ये हो गया इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए अभी हमने पढ़ा था वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। अब हम कौन सा लेंगे अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। यानी राउल्ट का नियम कहाँ चलाएंगे अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए, जिसमें हम देखते हैं विलायक और विलय मिलकर क्या बना रहे हैं विलयन। अब हम यहाँ पर कहेंगे विलायक को ए से, विलय को बी से और विलयन को ए प्लस बी से रिप्रेजेंट किया है। और इसमें हम देखते हैं कि विलायक वाष्पशील है, विलय क्या है अवाष्पशील है। विलय कौन है अवाष्पशील। अब अवाष्पशील है तो इसकी वाष्प बनेगी नहीं, ऑब्वियसली है ये तो हम कह देंगे P बराबर पी ए प्लस पी बी, यानी कुल जो वास्तुदाब है ए और बी के वास्तुदाबों की वो क्या होगा बराबर किसके अनुसार डाल्टन के अनुसार ले लो। लेकिन हम कह रहे हैं कि विलय अवाष्पशील है तो उस स्थिति में हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पी बी का मान कितना है 0, यानी विलय वाष्प भी नहीं बना रहा। तो अब हम कहेंगे इसका मान 0 आ जाएगा तो क्या रहेगा P बराबर P, यानी जो वास्तुदाब है विलयन का जो वास्तुदाब है वो किसके बराबर है विलायक के वास्तुदाब के बराबर ही होगा, क्योंकि PB का मान कितना है 0 है। आगे देखिए अगली सिचुएशन देखो, यहाँ पर हमने पीछे पढ़ा हुआ है PA बराबर क्या होता है P नॉट A इकाई। तो इस स्थिति में हम कह देंगे कि यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि A और B के मोल अंशों का कुल योग कितना है 1, तो A के मोल अंश कितने आ जाएंगे 1 माइनस B के मोल अंश। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि इस मान को कहाँ पर पुट कर दिया जाए, इसमें रख दिया जाए, तो यहाँ पर आ जाएगा PA बराबर P नॉट A 1 माइनस B के मोल अंश। अब देखिए PA बराबर P नॉट A माइनस P नॉट A का भी गुणा कर दो P नॉट A का भी। आगे देखिए इसको इधर लेके जाओ P नॉट A माइनस PA, तो यहाँ पर आ जाएगा P नॉट A का भी, ये रह जाएगा शेष। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा B के मोल अंश बराबर B के मोल अंश बराबर ये नीचे चला जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा नीचे P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। यहाँ पर ये क्या है B कौन है विलय, विलय के मोल अंश। तो कहने का मतलब क्या है कि वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है वो विलय के मोल अंश के क्या होगा बराबर होगा, या विलय के मोल अंश के समानुपाती होगा। लेकिन ये सिचुएशन कब है जब हमने विलय को क्या लिया है अवाष्पशील लिया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि अवाष्पशील विलय युक्त विलयन है और उसमें राउल्ट के नियम को देखा जाए तो उस स्थिति में कहेंगे कि विलय वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है वो विलय के मोल अंश के क्या होगा समानुपाती होगा। अब देखिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन से क्या तात्पर्य है, अवनमन का मतलब होता है कम होना, वाष्प दाब का कम होना। आपेक्षिक का मतलब है कि उस दूसरे को देखते हुए, दूसरे के सापेक्ष
और यहाँ पर सापेक्ष कौन चल रहा है, विलेय चल रहा है। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि विलेय के मोल अंश का मान जितना बढ़ता जाएगा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन भी उतना ही बढ़ता जाएगा, यानी वाष्प दाब में उतनी ही कमी होती जाएगी, इसका मतलब ये है। तो विलेय के मोल अंश के क्या होगा, समानुपाती। तो यहाँ पर लास्ट में निष्कर्ष में क्या कह रहा है कि अवाष्पशील विलेय युक्त विलयनों में वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। आगे देखिए, अब यदि हम एक न्यूमेरिकल को लें, देखिए बच्चों, यदि हम एक न्यूमेरिकल लें और न्यूमेरिकल को सॉल्व करें तो यहाँ पर ये कहता है कि यदि 60 ग्राम एथेनॉल में 40 ग्राम मेथेनॉल को मिलाया जाए तो सबसे पहले एथेनॉल और दूसरा कौन है, मेथेनॉल। ये है 60 ग्राम और ये है 40 ग्राम। 60 ग्राम एथेनॉल में 40 ग्राम मेथेनॉल को मिलाया जाए, कितने, 60 ग्राम एथेनॉल में 40 ग्राम मेथेनॉल को मिलाया है। और वहाँ पर ये कह रहा है कि एथेनॉल का जो है शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब प्राप्त हो रहा है, यानी एथेनॉल का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब जो प्राप्त हो रहा है 68.7 mmHg है। शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब 68.7 mmHg। आगे कह रहा है कि मेथेनॉल का शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब है वो है 44.5 mmHg। mmHg इतना प्राप्त हुआ। भाई इसके कहने का मतलब ये है कि शुद्ध अवस्था में एथेनॉल का वाष्प दाब इतना है और शुद्ध अवस्था में मेथेनॉल का वाष्प दाब इतना है, और 60 ग्राम एथेनॉल में 40 ग्राम मेथेनॉल को इसने क्या किया है, मिक्सअप किया गया है। तो इस स्थिति में ये कह रहा है कि विलयन के कुल वाष्प दाब की गणना कीजिए, विलयन का कुल वाष्प दाब कितना प्राप्त होगा। अब देखिए वही हमारा सीधा सा सिस्टम है, क्या है, विलायक प्लस विलेय मिलकर क्या बना रहे हैं, विलयन। विलायक और विलेय मिलकर क्या बना रहे हैं, विलयन। अब देखिए यहाँ पर विलायक कौन है, जिसकी मात्रा अधिक है, एथेनॉल, फॉर्मूला जानते हो C2H5OH। विलेय कौन है, मेथेनॉल, CH3OH। ये कितने ग्राम है, 60 ग्राम मात्रा। ये कितनी है, 40 ग्राम। आगे देखिए, अब दोनों के एथेनॉल का अणुभार निकालेंगे, अणुभार। एथेनॉल का अणुभार कितना आता है, निकालो, एथेनॉल का अणुभार कितना आएगा, 46, मेथेनॉल का 32। अब क्या करेंगे, सबसे पहले मोल निकालेंगे। मोल बराबर क्या जाएगा, ग्रामों में बार, एथेनॉल का ग्रामों में भार बटे उसका अणुभार। ग्रामों में भार कितना है, 60/46। डिवाइडेशन करो, कितना आ रहा है, निकालिए।
1.3। फिर ऐसे ही मेथेनॉल के मोल, वही फॉर्मूला जाएगा मेथेनॉल का ग्रामों में भार बटे इसका अणुभार कितना है 40/32 1.25। ये इसके मोल आ गए। आगे देखिए हम क्या करेंगे, अब इसको और भी सिंपल करने के लिए इसको बना देंगे विलायक को A, विलेय को क्या बना देंगे B। तो हम यहाँ पर ये कह देंगे NaNB। NaNB का मतलब क्या है, Na का मतलब A के मोल, NB का मतलब B के मोल। अब इस स्थिति में देखिए A का मोल अंश बराबर A के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या 1.3 + 1.25। B का मोल अंश बराबर B के मोलों की संख्या 1.25 बटे 1.3 + 1.25। क्योंकि मोल अंश के बारे में मैंने तुमको 11वीं में बताया है कि जिसका मोल अंश निकालना है, जैसे विलेय का निकालना है या विलायक का, जिसका भी निकालना है। अब हम यहाँ पर विलायक का निकाल रहे हैं, तो विलायक का मोल अंश बराबर विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन में कुल मोलों की संख्या। ऐसे विलेय का निकालेंगे तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन में कुल मोल, विलयन के कुल मोलों की संख्या। अब इसमें एक काम करो, इसके मोल अंश निकालिए। मोल अंश कितने आ रहे हैं, इसके मोल अंश आ रहे हैं 0.5। आगे देखिए जब इसका 0.5 है तो इसका भी 0.5 आएगा क्योंकि 1 - A के मोल अंश ऐसे निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब और इसका भी शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब, तो हम इसे कह देंगे, यहाँ पर क्या कहेंगे, न्यूमेरिकल को अच्छी तरह समझना थोड़ा, P0। अब एथेनॉल को क्या लिया है, विलायक A, P0A और P0B। तो यहाँ पर फॉर्मूला जाएगा P कुल बराबर, पीछे पड़ा हुआ है P0A, A के मोल अंश प्लस P0B, B के मोल अंश। P कुल बराबर P0A का मान कितना है 68.7 मल्टीप्लाई A के मोल अंश कितने हैं 0.5 प्लस B का कितना है 44.5 मल्टीप्लाई 0.5। तो कुल विलयन का मोल अंश आ जाएगा। हाँ सोल्व करो, कितना आ रहा है, जो भी आएगा वो P कुल आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ देना जो भी आएगा। अब इसकी जो वैल्यू आएगी, यूनिट जो आएगी, यूनिट को क्या करना है, उसके आगे इसमें जो दे रखा है वही आएगा mmHg, मिलीमीटर मरकरी आ जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल आया समझ में, वापस रिपीट कर दो एक बार। हमने क्या किया है, 60 ग्राम एथेनॉल में 40 ग्राम मेथिनॉल को मिलाया है। शुद्ध अवस्था में एथेनॉल का वाष्पदाब इतना है, शुद्ध अवस्था में मेथेनॉल का इतना है। विलायक विलेय मिलकर क्या बना रहे हैं, विलयन। विलायक कौन है, एथेनॉल, विलेय कौन है, मेथेनॉल। एथेनॉल का फॉर्मूला, मेथेनॉल का फॉर्मूला, दोनों के क्या आ गए, अणुभार 46 और 32, दोनों की ग्रामों में मात्रा, दोनों के मोल निकाल लेंगे। मोल के लिए 11वीं क्लास में फॉर्मूला आता है, पदार्थ का ग्रामों में भार बटे उसका अणुभार। तो एथेनॉल का ग्रामों में भार बटे उसका अणुभार, दोनों के मोल निकालें। मोल के बाद में मोल अंश निकाल लेंगे दोनों के। फिर लास्ट में अपन ने क्या पढ़ा है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था अपन ने, P कुल बराबर P0A काई A प्लस P0B काई B। P0A P0B क्या है, विलेय और विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब, जो यहाँ पर दिया हुआ है। एथेनॉल क्या है, यहाँ पर विलायक है, तो विलायक के लिए ये आ गया P0A। मेथेनॉल कौन है, विलेय है, तो ये आ गया। आगे देखिए, तो यहाँ पर 56.6
mmH मिलीमीटर मरकरी आ जाएगा। ये लास्ट में याद है, इसका रख देंगे वैल्यू, दोनों की रख देंगे, पुट कर देंगे। जोड़ बाकी गुणा भाग तुम जानते हो।